हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र बाबा इंडो यूरोपियन से फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा क्लियर है। फिनलैंड स्वीडन कब अप्लाई करना है। ठीक है जी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बात करते हैं अपने टू द पॉइंट टॉपिक पे कि अगर आप फिनलैंड या स्वीडन जाना चाहते हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन कब अप्लाई करनी है, क्या प्रोसेस है और एडमिशन वीजा के चांसेस क्या रहेंगे, इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे आज इस वीडियो के अंदर। बात करते हैं फिनलैंड स्वीडन के अंदर। अगर इनटेक की हम बात करते हैं, दोनों कंट्रियों के अंदर इनटेक जो है वो सितंबर की होती है। जनवरी के अंदर थोड़े बहुत प्रोग्राम मिल जाते हैं आपको, पर आप उनको बिल्कुल ना के बराबर प्रोग्राम बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मिलते हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे जी हमें कोई कहता है मिलते हैं, कोई कहता है नहीं मिलते, हम किसकी सुने। स्टडी इन finland.fi, स्टडी इन sweden.se, दोनों के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप यहां जाके सारी की सारी इनटेक्स चेक कर सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम देती है, कौन से शहर में देती है, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वाइट एंड ब्लैक में मिल जाती है, तो आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 97% कोर्सेज जो हैं इन कंट्रियों में सितंबर इनटेक पे शुरू होते हैं और इनकी डेडलाइन शुरू हो जाती है 1 जनवरी से, और लगभग 15 जनवरी तक दोनों कंट्रियां अपना सारा डेडलाइन जो है वो खत्म कर लेती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंट्रियां बेसिकली शुरुआत कर ट्यूशन अपनी कोर्स दे रही हैं सितंबर के अंदर, लेकिन वो एप्लीकेशन खत्म कर देती है 15 जनवरी तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स कह रही हैं। मैंने फिर से आपके लिए वो वाला पेज का लिंक लगा दिया है जहां पे ये एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। तो स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि भाई मुझे कब अप्लाई करना है। अगर आपने स्वीडन जाना है या फिनलैंड जाना है तो आपको अप्लाई करना है दिसंबर के अंदर। बिल्कुल जी, दिसंबर के अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि 1 जनवरी से लेके एप्लीकेशन डेडलाइन शुरू हो जाएंगी फिनलैंड की। कहीं 1 है, कहीं 5 है, कहीं 8 है, कहीं 12 भी है। लेकिन स्वीडन में जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो पूरी की पूरी कंट्री की 15 जनवरी है, और 15 जनवरी 12 बजे से पहले पहले अप्लाई करना है। अगर आपने नहीं अप्लाई करा तो आपकी एप्लीकेशन सेकेंड राउंड में काउंट होती है। ये बात कर रहा हूं, मैं स्वीडन की बात कर रहा हूं, और उस राउंड में एडमिशन आने के चांस हो ना हो कोई गारंटी नहीं होती। तो 15 जनवरी से पहले पहले स्वीडन और फिनलैंड करना है तो 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को सेटअप कर लो। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या थी जी? एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है आपकी, स्वीडन में 6.5 बैंड IELTS चाहिए है, टोफल चल जाता है, पीटी चल जाता है। पीटी में 62 भी चाहिए होते हैं, 64 भी चाहिए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो, पर 62 से पीटी शुरू हो जाता है। फिनलैंड भी पीटी ले रहा है, आइल्स भी ले रहा है, टोफल भी ले रहा है। ठीक है, कुछ और टेस्ट भी ले रहे हैं वो लोग। मैं लिंक फिर लगा देता हूँ आपके लिए, ये लिंक लगा रहा हूँ स्वीडन के लिए। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट देने अलाउड हैं स्वीडन जाने के लिए। तो आपके लिए ईजी हो गया ना कि कितना IELTS चाहिए मेरे को और कितना टोफल चाहिए, कितना पीटी चाहिए, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो अब आते हैं बेसिकली एडमिशन रिक्वायरमेंट पे। भाई 4 साल की बैचलर डिग्री कर रखी है तो स्वीडन अप्लाई कर लो, 3 साल की बैचलर कर रखी है, 2 साल की मास्टर्स भी कर रखी है तो स्वीडन अप्लाई कर लो। किनको स्वीडन नहीं अप्लाई करना है? जिन लोगों ने सिर्फ 3 साल की बैचलर कर रखी है। हाँ, बट अगर आपकी बैचलर ऑनर्स डिग्री है, चाहे वो 3 की भी है ऑनर्स, फिर आप अप्लाई कर सकते हो स्वीडन में। मतलब 3 years बैचलर्स 2 years मास्टर्स कैन अप्लाई फॉर स्वीडन। और जैसे बताया मैंने कि 4 years की कोई डिग्री होनी चाहिए आपकी, बीटेक कर रखी है, बी फार्मेसी कर रखी है, तो ये तो अप्लाई कर सकते हैं। अपना IELTS लिया आपने या पीटी लिया और अप्लाई कर दिया। अब फिनलैंड के अंदर 3 साल की एजुकेशन कर रखी है, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल की एजुकेशन पे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई करना, रिसर्च में मत करना। रिसर्च यूनिवर्सिटी अप्लाई करोगे एडमिशन आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि रिसर्च यूनिवर्सिटी कई बारी, मोस्ट ऑफ द बारी 4 साल की एजुकेशन मांगती है। पर इसका आंसर तो अप्रैल में आएगा, तो आपको ये बात पहले समझनी है। 3 साल की एजुकेशन में फिनलैंड ही अप्लाई करना है। अब फिनलैंड में हर बच्चा कहता है मुझे तो हेलसिंकी जाना है जी, हर बच्चा हेलसिंकी अप्लाई कर रहा है। अगर आपने हेलसिंकी अप्लाई करना है करो, लेकिन हेलसिंकी अप्लाई करने के साथ साथ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस और जगह भी लगाओ, क्योंकि हेलसिंकी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है इस चीज को। फिर से बोल रहा हूं, डेडलाइन आ चुकी है, जाना चाहते हो फटाफट से एनरोल करो और अपनी एप्लीकेशन पुश करवाओ। और आपको ये चीज मैं फिर से लिंक एक बार दोबारा लगा रहा हूं इस वीडियो पे,
पहले लगाया था मैंने, है ना, अब फिर लगा रहा हूँ बताने के लिए कि भाई ये डेडलाइंस है, गवर्नमेंट ये बात कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि मैं ना कोई सेल्स कर रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा एप्लीकेशन चाहिए, और लोग आते हैं हमारे पास 15 जनवरी के बाद आना शुरू करते हैं, अरे सर मेरे को स्वीडन अप्लाई करा दीजिए, सर मेरे को ना फिनलैंड अप्लाई करना है, और हम कहते हैं अब हम अप्लाई करेंगे अगले साल। सर हमें तो सितंबर के लिए अप्लाई करना है। हाँ तो अगले साल ही अप्लाई होगा ना, क्योंकि स्वीडन की डेडलाइन जा चुकी है। फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को सेकेंड राउंड में डाल देते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर हम जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है सेकेंड राउंड भी तो होता है यहाँ पे। हाँ सेकेंड राउंड होता तो है, जो कि 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन सेकेंड राउंड में सीट्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट राउंड के बच्चों का रिजल्ट आता है अप्रैल में, है ना, एंड ऑफ मार्च तक आ जाता है। जब तक बच्चे अपनी सीट कंफर्म नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, तब तक सेकेंड राउंड के बच्चों को आंसर नहीं मिलता है। तो सेकेंड राउंड के बच्चे को जब तक आंसर मिलता है वो हो जाता है मई जून तक। वहीं पे बच्चे खराब होते हैं वीजा में आके, क्योंकि उनके पास एडमिशन लेटर पहुंचता है जून तक, जुलाई तक, और उस चक्कर में उनके वीजे हो नहीं पाते टाइम पे, और वो फिर बेचारे फंस जाते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, इन कंट्रियों में जाना है तो 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी फाइल फाइनलाइज कर लो फिनलैंड के लिए, या फिर स्वीडन के लिए 15 तारीख को। देखो 3 बार बता चुका हूं आपको, है रिमाइंडर दे चुका हूं मैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये कंट्रियां पहले से ही अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन खत्म कर लेती हैं। ये तो 75% आपका हो गया पूरे एप्लीकेशन का मेजर डिस्क्रिप्शन। कुछ कोर्सेज खुलेंगे भाई फिनलैंड के अंदर, आपके बी परमिट खुलेंगे, ठीक है, इनको आप बाद में अप्लाई कर सकते हो। पर बी परमिट आपको पता है जिसमें आपको जॉब सीकर वीजा नहीं मिलेगा, है ना, तो स्टे बैक नहीं मिलता आपको। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही आ जाता है आपके लिए। तो बी परमिट उन लोगों के लिए है जिनको ए परमिट में एडमिशन ना मिले, वही बी परमिट में जाओ। मैं खुल के बता रहा हूं आपको, आज फिनलैंड में जाना है, ए परमिट बैचलर मास्टर में जाइए। अगर ए और ए परमिट नहीं मिल पा रहा आपको, आपके मार्क्स कम है, आपकी एजुकेशन कम है, आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसमें आपके आइल 5.5 है, क्योंकि फिनलैंड में आपको सब 6 बार आइल चाहिए बैचलर करने के लिए। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे बिना आइल से जाना है, तो आप बी परमिट पे जा सकते हो, 1 साल का प्रोग्राम मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करो ए पे जाओ, आपको बेनिफिट है ना। 4 साल का बैचलर, 3 साल की बैचलर है तो 3 साल की बैचलर का वीजा मिल जाएगा, 2 साल का जॉब सीकर मिल जाएगा। तो लेकिन बी परमिट भी अप्लाई करिए जिनको ए में क्वालिफाई नहीं करते। कई लोग क्या करते हैं, वो ना ए में अप्लाई तो कर देते हैं एडमिशन, उन्हें लगता है कि उनका एडमिशन आ जाएगा, एडमिशन नहीं आता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यूरोप में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडमिशन, वीजा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फिनलैंड की बात को छोड़ दूं तो मैं, यूरोप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडमिशन आती है। किस बच्चे को कहाँ मिलेगा, कौन सी कंट्री में, कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चा ये फिट बैठता है, किस प्रोग्राम में डाले कि इसका एडमिशन आ जाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी भी एडमिशन टीम 3 गुना है, वीजा टीम छोटी है। क्यों? क्योंकि वीजाज में हमें पता है कि इतनी कॉम्प्लिकेशन यूरोप में नहीं आती है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है, बच्चा कहता है मेरे को जाना फिनलैंड है, मुझे फिनलैंड भेजो। अब किसी के 49% मार्क्स हैं, बीए आर्ट्स कर रखी है, आइल्स नहीं है, तो मैं उसको कैसे भेज दूंगा ए परमिट पे, क्योंकि ए परमिट तो मिलता है बैचलर वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आके कंफ्यूजन बड़ी मिल जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको, आपका प्रोफाइल वीक है, तो वीक प्रोफाइल को डिफरेंट प्रोग्राम लेने पड़ेंगे, बी परमिट लेने पड़ेंगे। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आपको ए परमिट लेने चाहिए, और ए परमिट डेडलाइन आ चुकी है, तो टाइम ना वेस्ट करें, फटाफट से अप्लाई करें। चले जी, एडमिशन का क्लियर कर लिया हमने। तो अब हम आते हैं बेसिकली वीजा के ऊपर। भाई फिनलैंड जा रहे हो तो 2 बातों का ख्याल पूरा रखना। देखो मैंने 2 वीडियो बनाए थे, वीडियो 1 एंड वीडियो 2 डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर थे, अच्छे से देख लेना, बड़े काम किए हैं आपके। पहली चीज, ट्यूशन फी कहां से पे करोगे, इसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैंने कहीं से ही पैसे उठा के पे कर दिए, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये बात याद रखना बैठ के। आपको मैंने, मेरे वीडियो चेक कर लो, मैंने बता दिया आपको, उसमें मैंने दिखा दिया, मैंने लोगों की सप्लीमेंट दिखा रखी है बैठ के। दूसरा, अगर आपने लिविंग एक्सपेंस दिखाए हैं, वो लिविंग एक्सपेंस कैसे दिखाए हैं आपने, किस तरीके से दिखाए हैं, कैसे दिखाओगे उनको, ये सारा आपको बताना पड़ेगा। ट्यूशन फी तो आपने दिखा दी। अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की। लिविंग एक्सपेंसेस के अंदर भी आपको शो करना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया। और यहीं पे आके मेजर बच्चा जो है वो अपना वीजा रिफ्यूजल करवा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं था, एजेंसी ने बताया नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एजेंसीज पहले फिनलैंड करती नहीं थी। तो बहुत सारे रूल चेंज हो रहे हैं फिनलैंड के अंदर, उनकी सोचने का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो कैसे एवेल्यूएट कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन को, ये हर वीक पे चेंज हो रहा है। मैं एवरी हफ्ते फिनिश इमिग्रेशन का कुछ ना कुछ नया देख रहा हूं।
मैं कोई ना कोई नया चेंज देख रहा हूँ, उनकी चेक करने के तरीकों को समझ रहा हूँ। और मैं इतना आपको बता देता हूँ कि फिनलैंड के अंदर अगर अपनी आप फाइल किसी एक्सपर्ट, मैं बात क्लियर बोल रहा हूँ, किसी एक्सपर्ट से साथ डिस्कस करके या उनके थ्रू नहीं लगवा रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ वीजा रिफ्यूजल। सो स्टूडेंट्स, काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं जिनके वीजा रिफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि फिर इमिग्रेशन जो है वो आपकी पूरे प्रोफाइल को चेक कर रही है, वो सिर्फ पैसा चेक नहीं कर रही है आपका। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें और उसके बाद अपना वीजा अप्लाई करवाएं, तो या एक्सपर्ट की सर्विसेज लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे थ्रू ही अप्लाई करो, बट ट्राई करो कि आप बेसिकली किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लो। क्योंकि जब आपकी सप्लीमेंट आती है, वो सप्लीमेंट क्या होता है, जिसमें फिनिश इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चन पूछती है, वो सीधा रिफ्यूज नहीं मारते हैं। आपने वीजा अप्लाई करा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनके आंसर के बारे में दे नहीं पाते हो, क्योंकि आपने उनके आंसर प्रिपेयर किए नहीं होते, कि फाइल लॉन्च हो चुकी है। तो फाइल का सही तरीके से लॉन्च होना, फिनिश इमिग्रेशन की रेगुलर अपडेट्स को मॉनिटर करना, ये वही कर सकता है जिसके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हो, तभी वो तजुर्बा आएगा। हमें भी तजुर्बा 2017 से आया है, 2017 से बच्चा भेज रहे हैं फिनलैंड के अंदर। तो आज अगर हम 8 साल से बच्चों को प्लेस कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि फिनलैंड क्या मांगता है स्टूडेंट के साथ। सो स्टूडेंट्स प्लीज, एडमिशन लेना एक अलग आपका टारगेट होगा, और वीजा लेना एक अलग टारगेट होगा फिनलैंड के अंदर, और दोनों चीजों को आपको अलग ही एवेल्युएट करना है, अलग ही फॉलो करना है। ठीक है जी। तो अब फिनलैंड के अंदर बेसिकली आपको अलाउड है 2 साल का जॉब सीकर वीजा आता है ए परमिट पे, और स्वीडन के अंदर 1 साल का आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, मैं स्वीडन में जाऊं, डेनमार्क या फिनलैंड में जाऊं, बच्चा कंफ्यूज है कि भाई जाऊं कहां पे। फिनलैंड के बारे में ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि भाई पीआर मिल जाती है, जॉब सीकर वीजा मिल जाता है, पीआर में नंबर ऑफ ईयर्स काउंट भी हो जाते हैं। हर बच्चे आते हैं मैं फिनलैंड जाऊं। जॉब्स को थोड़ा चेक कर लो, है ना। अगर आपके पैसे कम हैं, अगर आप कहते हो मेरे पास तो देखो 12-13 लाख रुपए हैं खर्चने के लिए, उसके बाद तो मैं पूरा ही डिपेंडेंट वहां पार्ट टाइम पे हूं, मत जाओ फिनलैंड। अगर 12-13 लाख रुपए हैं टोटल आपके हाथ में, तो मत जाओ फिनलैंड, आपके लिए नहीं है फिनलैंड। आपको वहां जॉब मिलने में टाइम लगेगा, खर्चे आएंगे आपके। आप समझ रहे हो। आप बेसिकली लो कॉस्ट कंट्री लो, आप एस्टोनिया लो, लिथुनिया लो, चेक रिपब्लिक लो। अभी टाइम है ना, अभी क्या दिक्कत है, अप्लाई करो फटाफट से, टाइम पे अपना एडमिशन लेके आओ। लेकिन स्टूडेंट क्या है ना, वो लास्ट मिनट तक सोचते रहते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में जब पैटर्न है ना, पूरा चेंज है। साउथ इंडिया का स्टूडेंट जो है ना, वो बेसिकली फटाफट अप्लाई करता है। तभी साउथ इंडियन स्टूडेंट मैक्सिमम मिलेंगे स्वीडन में, क्योंकि 15 जनवरी तक तो हम सोच ही रहे होते हैं यहाँ पे कि अप्लाई करना है, और वो अप्लाई कर चुके होते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपने जाना है तो आपको फटाफट से अप्लाई करना है। कंट्री मैंने बता दी है, दोनों का मैंने कंपैरिजन दे दिया आपको। काम करना दोनों में अलाउड है, आपका स्पाउस वीजा दोनों में अलाउड है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री रहेगी, आपका मेडिकल फ्री रहेगा दोनों कंट्री में। हाँ, स्वीडन के अंदर 1 साल की कोर्स पे जाओगे ना मास्टर्स में, तो मेडिकल नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, लास्ट वीडियो में बताया था ना मैंने, भाई पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा ना हमारे को, जिसको हम लोकल आधार कार्ड बोल देते हैं इंडिया का एक तरह से, देसी भाषा में। तो उसकी वजह से नहीं मिलता, तो आपको जो यूनिवर्सिटी है वही इंश्योरेंस देती है। तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो 1 साल का ही कोर्स करना है, और 4 साल की बैचलर कर चुके हो, तो कर लो 1 साल का कोर्स, अगर आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। बट इसका भी एक तोड़ है कि आपको अगर पर्सनल नंबर नहीं मिल रहा है, तो इंश्योरेंस आपको यूनिवर्सिटी दे देती है, और टैक्स ऑफिस आपको टैक्स नंबर दे देता है काम करने के लिए। तो आपके दोनों काम हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 साल का प्रोग्राम बिल्कुल मत करो, क्योंकि कॉस्ट भी तो कम लग रही है ना। 12-13 लाख रुपए में प्रोग्राम खत्म हो गया 1 साल के अंदर स्वीडन के अंदर, और फिर जॉब सीकर पे आ गए फटाफट से, तो वो भी अच्छा है। तो इंश्योरेंस को लेके, टैक्स कार्ड को लेके हमें इतना फोकस नहीं करना उन बच्चों के लिए जो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी फील्ड में है, जिनको 2 साल नहीं लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था फर्क स्वीडन और फिनलैंड के अंदर। कमेंट कर दीजिए, आपने कमेंट कीजिए इस वीडियो के ऊपर, और मैं आपके सारे आंसर्स दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव Q&A सेशन करूं इस टॉपिक के ऊपर, फिनलैंड वर्सेस स्वीडन, या स्वीडन में जाना है पढ़ने के लिए, आपके क्वेश्चंस ले करूं, तो प्लीज मुझे यहाँ पे लिख दीजिए कि जी मुझे आपके साथ लाइव क्वेश्चंस करने हैं, और मैं आपको एक लाइव क्वेश्चन का लिंक भेज दूंगा, जहां पे मैं और आप जुड़ जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे। और बहुत जल्दी मैं लाइव होना शुरू कर दूंगा, और टॉपिक्स मुझे मिल जाएंगे मेरी ऑडियंस से। तो प्लीज जरूर लिख के बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं फिनलैंड एंड स्वीडन के ऊपर लाइव एक शो करूं, जिसमें आपको इन्वाइट करूं। तो बस फिर हम प्लान कर लेंगे लाइव शो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.